दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखिएगा बस सीखने के हिसाब से। दोस्तों, शुरू करते हैं यूएस के मार्केट के साथ में। देखिए दोस्तों, अभी के समय मार्केट न्यूट्रल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउ जोन्स नीचे था स्टार्टिंग में, बट उसके बाद में एक रिकवरी चलती है और अभी कुछ खास तेजी नहीं है। 53 पॉइंट्स नीचे है डाउ जोन्स। नेस्टे को भी देख लेते हैं तो यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, ये भी न्यूट्रल है। फैंग प्लस को देखें तो यहाँ पे छोटी मोटी तेजी है, 55 पॉइंट्स का जंप है। अब देखिए क्या रीज़न है मार्केट के इस तरह से परफॉर्म करने के पीछे का। देखिए मेंशन कर रखा है कि यूएस के स्टॉक्स गिरे तो है, बट इतने नहीं गिरे क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा ठीक आया था, तो लॉसेस को लिमिट इसने कर दिया है। बाकी अभी एक आपने हादसा देखा जो काफ़ी अनफॉर्चुनेट था। इसके अंदर देखिए दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट हर एक जो भी इंसान प्लेन में था, 242 पैसेंजर्स थे, उनकी मौत हो चुकी है। एक पैसेंजर है जो बच चुका है, ऐसा डेटा में बताया जा रहा है। तो इसकी वजह से बोइंग और जीई के शेयर्स गिर चुके हैं। तो ये एक पॉइंट आप इसमें नोट करके चल सकते हैं। अभी यूएस के मार्केट के अंदर कुछ खास बड़ी न्यूज़ आने को नहीं है। अब देखिए दोस्तों, एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीखने के हिसाब से। अब देखिए इन्वेस्टर्स के पास में ऑप्शंस होते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के, साथ में यूएस की कंपनीज में इन्वेस्ट करने के। अगर मैं ब्रोकिंग एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्टिंग करने की बात करूँ तो एक इंडेक्स है जिसको हम देख चुके हैं, एनवाईसी फैंग प्लस का। तो इसका ईटीएफ अवेलेबल है, यानी ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अवेलेबल है। अब देखिए होता क्या है कि एनवाईसी जिस तरह से परफॉर्म करेगा, फैंग प्लस उसी तरह से ईटीएफ परफॉर्म करता है। लेकिन अभी तक ये हुआ है, देखो सेबी यहाँ पे कोशिश करता है कि कुछ मिसमैच ना हो। कभी कभी क्या होता है, बाइंग ज़्यादा हो जाती है तो ईटीएफ ज़्यादा चल जाता है इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो सेबी यहाँ पे सर्किट लगा देता है 2% का, जो कि अभी आप नोट कर पा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ये जो ईटीएफ है अच्छा नहीं कर पा रहा है। अब इसी की तरह जब गिरावट होगी तो हो सकता है कि ईटीएफ ज़्यादा गिर जाए फैंग के कंपैरिजन में। तो एक बार हम क्या करते हैं, पिछली हिस्ट्री को देख लेते हैं, जिससे अपने को आइडिया मिल जाए कि अगर कोई इन्वेस्टर एनवाईसी फैंग प्लस में इन्वेस्ट करना चाहता है। फैंग का मतलब आपको पता ही है, फेसबुक, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल, इस तरह की कंपनीज होती है, टॉप 10 कंपनीज होती है और उनमें इन्वेस्टिंग की जाती है। उसका एक इंडेक्स है जिसको आप ये नोट कर सकते हैं। तो एक बार हम डेटा देखते हैं पीछे का कि किस तरह से इसने परफॉर्म किया, साथ में ईटीएफ ने उसके अगेंस्ट में किस तरह से परफॉर्म किया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं 21-22 का डेटा है, अक्टूबर नवंबर का, और इसमें फैंग प्लस ईटीएफ 45% गिरा था। तो पहले तो आपको ये समझना है कि 10 कंपनीज होती हैं, 10 कंपनीज फोकस्ड पोर्टफोलियो में होती है। तो स्टॉक गिरते हैं तो इंडेक्स, ये जो पोर्टफोलियो टोटल, ये भी ज़्यादा गिरता है। जब चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा चलेंगे। तो यहाँ पे 45% का करेक्शन था। अब इसी टाइम अगर हम देखें कि ईटीएफ में कितना करेक्शन था, तो 41% का करेक्शन था, मतलब इंडेक्स से कम गिरा। तो यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट काफ़ी कमाल का है। ये चीज़ आप इसमें नोट करके चल सकते हैं। आगे चल के हम देखते हैं कि तेजी कैसे बनी। फिर उसी पॉइंट से अगर मैं ऑल टाइम हाई को देखूं, अक्टूबर 22 से लेकर फरवरी 25 तक का डेटा देखें तो 288% की तेजी यहाँ पे बन गई। काफ़ी बड़ी तेजी है। एक टोटल पोर्टफोलियो 3 to 4 टाइम्स हो जाना अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तेजी कैसी बनी है एक्चुअल इंडेक्स में, तो ये काफ़ी कम थी, 191% की थी। तो यहाँ पे चांसेस ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर, मतलब यूएस में भी कोई इन्वेस्टिंग कर रहा है फैंग प्लस इंडेक्स में, उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स बन रहे हैं इंडियन इन्वेस्टर के, क्योंकि वो ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टिंग कर रहा है। तो कुछ कैप्स भी होते हैं सेबी के कि 2% का कैप लगा दिया कि यहाँ से ज़्यादा कुछ बड़ा मिसमैच ना हो। तो वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। इस वजह से अभी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्वेश्चन आपके आ रहे हैं कि एकदम से क्या हो गया, फैंग तो थोड़ा सा चल जाता है बट वो नहीं चल पा रहा है। तो ये इसके पीछे का एक रीज़न है। तो अभी देखिए होता क्या है, जैसे इंडियन कंपनीज के स्टॉक्स नीचे हैं तो कोई एक्सपोजर देके चले, फैंग प्लस में हैजिंग करके चले गोल्ड के साथ में। ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जब मार्केट गिरता है तो हेल्प करती है। तो ऑप्शंस होते हैं, गोल्ड की इन्वेस्टिंग के ऑप्शंस होते हैं, ईटीएफ होता है, म्यूचुअल फंड होता है, और साथ में अगर मैं फैंग प्लस या ग्लोबल मार्केट की इन्वेस्टिंग की बात करूँ तो फंड्स होते हैं। तो जितने भी फंड्स अगर आप देखोगे ना, आप क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन में जाके ग्लोबल लिख सकते हैं या फिर आप इंटरनेशनल लिख सकते हैं, यूएस लिख सकते हैं। तो ऐसे करके ईटीएफ और फंड आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। ग्रो की बात कर रहा हूँ या जो भी आपकी फंड की एप्लीकेशन है, जितने भी फंड्स अगर आप देखोगे ना, सबको कंपेयर कर लेना एक बार फैंग प्लस के साथ में। आपको पता चलेगा कि जो भी फंड है सबसे ज़्यादा जो रिटर्न्स है फैंग प्लस में मिले हैं। तो इन्वेस्टर्स के पास में एक फ़िल्टर लगाने का ऑप्शन हो जाता है, जो मैं आपके लिए काफ़ी ईजी कर चुका हूँ, आप भी खुद भी चेक कर सकते हैं। बाकी ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अब देखिए हम आगे चलते हैं। ये तो हम बात कर चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट की। अब देखिए डोमेस्टिक मार्केट में कुछ कंपनीज़ हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब उनके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि अभी मार्केट नीचे है, ऑब्वियस है नेगेटिव आर्टिकल्स आपको सुनने को मिलेंगे।
उसको एक बार हम क्रॉस चेक करते हैं कि क्या आर्टिकल में जो मेंशन कर रखा है वो बिल्कुल सही है या फिर नहीं। अब देखिए मोतीलाल ओसवाल के एक एक्सपर्ट है, नेम आप इसमें देख सकते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि डिफेंस रेलवे कंपनीज के जो स्टॉक्स है वो काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, सस्टेनेबल नहीं है, यानी टिकेंगे नहीं, यहाँ से सॉलिड करेक्शन बन सकता है। तो अभी तो अच्छी बात है, काफ़ी इन्वेस्टर्स ने हो सकता है अपनी रिसर्च के हिसाब से इन्वेस्टिंग की होगी, उनको अपनी रिसर्च के हिसाब से बेचना है, होल्ड करना है, ठीक है, किसी की सुननी नहीं है। लेकिन अपने को डेटा देखना होता है और उसके पीछे के लॉजिक देखने होते हैं ताकि अपने को डेटा सही से मिल पाए। तो होगा क्या, काफ़ी इन्वेस्टर ने की होगी इन्वेस्टिंग, 40-60% निकले होंगे। अब काफ़ी लोग एग्जिट कर रहे हैं इस मार्केट को देख के, क्योंकि मार्केट खराब होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग होगी। काफ़ी इन्वेस्टर ने अभी एंट्री की होगी। तो आपने क्या किया, एग्जिट किया है या एंट्री की है या होल्ड करो, आप चाहे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअल महंगा सस्ता देखने के लिए वैल्यूएशन देख सकते हैं। अब ये पी रेशियो है इसका, इंडेक्स का। निफ्टी आपको बताइए 22 के आसपास, बैंक 14-12 के आसपास, आईटी थोड़ा सा महंगा है 30 के आसपास, ये सब चीज़ें है। लेकिन सबसे महंगा क्या है अभी तक जितने भी इंडेक्स हमने देखे हैं, 61 का पी, तो काफ़ी महंगा है। ठीक है, स्टॉक तो चले हैं, इंडेक्स भी महंगा हो चुका है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कितना महंगा है, एक महीने की रेंज को देखे एवरेज से ऊपर है, 3 महीने की रेंज को देखे तो इसमें भी महंगा है, 6 महीनों में भी ऊपर है, 1 साल में भी ऊपर है, आगे चल के देखे 2 साल में भी महंगा है, 5 साल में भी महंगा है। निफ्टी को ये डेटा आपको देखने को नहीं मिलेगा, आई थिंक 5 साल में निफ्टी स्टिल सस्ता है, लेकिन ये निफ्टी से ज़्यादा महंगा है। अब देखिए ऑब्वियस बात है ये, अगर आपको कोई ऐसा सेक्टर देखना है जो निफ्टी से ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दें, तो वो निफ्टी से महंगे आपको मिलेंगे, क्योंकि उसके स्टॉक्स निफ्टी से ज़्यादा चले हैं, तो पी रेशियो वैल्यूएशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्वेश्चन ये बनता है कि क्या सस्टेन कर पाएगी या नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर बुक अच्छी हो सकती है, देखो यहाँ पे मेंशन तो ये कर रखा है कि लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाने की कोशिश करूँ, सो लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो रेलवे और डिफेंस को लेकर लॉन्ग टर्म की जो स्ट्रैटेजी है, टेलविंड्स है, यानी कैपेक्स विजिबिलिटी है, पॉलिसी पुश है, नेशनल सिक्योरिटी फोकस में है, तो ये सब चीज़ें आगे चल के एक्सपेंशन में मतलब आप बोल सकते हैं कि मदद कर सकती है। ठीक है, लेकिन अभी की जो चीज़ है वो वैल्यूएशन बढ़ चुकी है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे एक रिस्क बन रहा है। तो ये पॉइंट है। अगर मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिटेल दिखाऊं तो अभी कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो वैल्यूएशन थी निफ्टी डिफेंस की 38 की थी, तो 38 से बढ़ते 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 ये काफ़ी ऊपर जा चुके हैं और अर्निंग्स इतनी नहीं आई है। तो देखते हैं अगले कुछ क्वार्टर्स में क्या होता है। जो भी शॉर्ट टर्म खिलाड़ी है, आई थिंक ऐसी वैल्यूएशन को देखकर अपना डिसीजन लेंगे, बाकी जो लॉन्ग टर्म खिलाड़ी है वो अपने हिसाब से प्ले करेंगे। तो आप चाहे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हाँ, वैल्यूएशन यहाँ पे स्ट्रेच तो हो चुकी है, ग्रीड काफ़ी है। लेट्स सी कि आगे चल के क्या इसमें देखने को मिलेगा। अब देखिए इसके साथ में हम काफ़ी सारे सेक्टर्स को देख रहे हैं जो अभी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। एफसीआईसीआई यानी फाइनेंस, आईटी, कंज्यूमर, ये सभी जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रियल, केमिकल, ये तो डिसेंटली चल रही है। लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिसमें डिफेंस आ जाता है, फाइनेंशियल मार्केट आ जाते हैं, रेलवे आ जाता है और एनर्जी को भी हम बोल सकते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट में एक कंपनी है जिसका नाम है सीडीएसएल। इसके लिए बोला जा चुका है कि बाय ऑन डिप इसमें करनी चाहिए। सेबी आर ए पलक जैन, यहाँ पे नेम आप देख सकते हैं। अगेन ये सेबी रजिस्टर्ड है या कोई भी है, अपने हिसाब से आपको अपना डिसीजन लेना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको पूछना है, उसके हिसाब से आपको कुछ करना है। जस्ट मैं आपको यहाँ पे डेटा दे रहा हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पे थॉट्स आ रहे हैं इन्वेस्टर्स के मन में और किस तरह की चीज़ें यहाँ पे प्ले हो सकती हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूएशन देखेंगे। पहली चीज़ तो काफ़ी लोग ये करेंगे कि सीडीएसएल को खरीदने के लिए वैल्यूएशन देखेंगे उसके सेक्टर की। डिफेंस की बात अलग है, उसमें तो सारी कंपनीज महंगी है तो उसका पी रेशियो भी महंगा है, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर बैंक्स भी आते हैं, एनबीएफसीज भी आती है, तो ये वैल्यूएशन देखना मेरे हिसाब से सही नहीं है। इसकी अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा 2 साल के पी पर सस्ता है, 5 साल का पी ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज की वैल्यूएशन देखोगे तो ये रीजनेबल है, काफ़ी कम है और काफ़ी अट्रैक्टिव है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सीडीएसएल की वैल्यूएशन को देखते हैं। तो सीडीएसएल भी आपको जो डिफेंस कंपनीज है उसी की तरह देखने को मिलेगा, काफ़ी ऊपर। ये देख सकते हैं टॉप है। अब टॉप तो है, यहाँ पे नंबर्स कैसे आते हैं देखो। होता क्या है कि अगर अगले रिजल्ट में अच्छे नंबर्स आ जाते हैं तो स्टॉक का प्राइस यही रहेगा और वैल्यूएशन नीचे चल जाएगी, तो पी रेशियो कंफर्टेबल हो जाएगा। अगर नंबर्स अच्छे नहीं आते हैं तो वैल्यूएशन नीचे नहीं जाएगी, फिर स्टॉक को नीचे जाना पड़ेगा। तो सारा खेल डिपेंड करता है अगले क्वार्टर के रिजल्ट पे। अब क्या होता है, इन्वेस्टर तो होल्ड करेगा क्योंकि उसने नीचे खरीद लिया, सही प्राइस पे खरीद लिया, हो सकता है थोड़ा करेक्शन आ जाए फिर ऊपर चल जाए। ट्रेडर क्या करेगा, ट्रेडर ऐसे लेवल पे आके अपनी बुकिंग भी कर सकता है क्योंकि उसको लगता है कि चलो ठीक है, यहाँ पे तो काफ़ी पैसे बन चुके हैं और चीज़ें भी अभी हो सकता है नेगेटिवली प्ले हो जाए। तो ट्रेडर का काम अलग होता है और इन्वेस्टर का काम अलग होता है। ट्रेडर सोचता है शॉर्ट टर्म के हिसाब से, जो भी उसको बनाना होता है उसके हिसाब से, टेक्निकल्स के हिसाब से, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग्स को होल्ड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीडीएसएल में इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है।
तो सो बात की दोस्तों एक बात यह है कि ऐसी जब भी गिरावट होती है तो इन्वेस्टर लमसम इन्वेस्टिंग ना करके शॉर्ट शॉर्ट जो भी उसकी इंस्टॉलमेंट होती है उसके हिसाब से इन्वेस्टिंग करता है और अपने सेक्टर को, अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखता है कि कौन सी कंपनीज, कौन से सेक्टर रिस्की है जहाँ पे कम पैसे लगाता है, और जो भी सेक्टर कम रिस्की होते हैं जैसे फाइनेंस हो गया, ट्रेडिशनल आईटी, ये जो भी कंपनीज होती है इनके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टिंग करके चलता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है और ऐसा कभी भी इन्वेस्टर नहीं सोचना चाहिए और नहीं सोचेगा कि एक दिन की गिरावट हो गई तो बहुत अच्छा मौका आ गया, 1% निफ्टी नीचे गिर गया तो पता नहीं क्या हो गया, चलो ठीक है इन्वेस्टिंग करने के मौके आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ों को देखना होता है, आराम से टाइम लेता है इन्वेस्टर, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करता है, चाहे फोमो हो, तेजी आए उसमें हो, चाहे गिरावट हो, आराम आराम से इन्वेस्टर ध्यान देता है क्योंकि मौके मिलते हैं, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, तो वो सब चीज़ें आपको थोड़ी सी देख के चलनी होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ कंपनीज को लेकर, कुछ बड़ी खबरें आ रही है उनको डिस्कस हम कर लेते हैं। देखिए एशियन पेंट्स के स्टॉक्स बेचे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, टोटल 901 मिलियन डॉलर के स्टेक हैं, यानी 1 बिलियन के आसपास है। 8,000 करोड़ के आसपास 1 बिलियन होता है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 704 करोड़ के स्टॉक्स बेच दिए एशियन पेंट्स के रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। इनके पास में है स्टॉक्स तो बेच दिए, इनको ऐसा लग रहा है कि बेचना सही है। अब देखिए 35 मिलियन स्टॉक्स बेचे हैं, किस प्राइस पे बेचे हैं, 2201 रुपीज़ के प्राइस पे बेचे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो ब्लॉक डील की न्यूज़ आई थी, प्री ओपन पे इसको बेच दिए थे, ठीक है। और उसके बाद में आप ये देख सकते हैं, चलो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब देखिए जब भी देखिए होता क्या है कि कंपनी का स्टॉक या तो अप ट्रेंड में होगा, या साइडवेज में होगा, या डाउन ट्रेंड में होगा। चीज़ें ये होती है कि इन्वेस्टर काम ऐसे करता है इन्वेस्टिंग करने के लिए, जो वॉरेन बफेट का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है कि जब भी मार्केट फियर में होगा तो इन्वेस्टर बनेगा ग्रीडी, यानी जब भी मार्केट नीचे होगा तो इन्वेस्टर करेगा बाइंग, और जब भी मार्केट ऊपर होगा इन्वेस्टर करेगा सेलिंग या होल्ड करेगा अपना। डिपेंड करता है। अब इन्वेस्टर ये भी सोच सकता है कि जो डाउन ट्रेंड वाली कंपनी है, जो बहुत ज़्यादा फियर में है, चलो उसमें ग्रीडी बनते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब मार्केट ऊपर जाएगा वो कंपनी ऊपर ही नहीं जाएगी, क्योंकि वो कंपनी मार्केट के साथ नहीं चल रही, मार्केट के अपोजिट चल रही है। इट मीन्स उस कंपनी के अंदर कोई इंटरनल इश्यूज है, चाहे वो नंबर्स का हो, कंपटीशन का हो, या कुछ और हो, तो उनमें पैसा नहीं बनेगा। ये रूल अप्लाई होता है उन कंपनीज में जिनका पैटर्न बुलिश बना हुआ है और मार्केट की वजह से कंपनीज के स्टॉक नीचे आ गए, तो उन कंपनीज में इन्वेस्टर ग्रीडी बनता है, तो मार्केट के साथ में वो कंपनीज के स्टॉक ऊपर जाते हैं, जब जाके फायदा होता है, ठीक है। तो एशियन पेंट्स अभी के समय आप देखोगे तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, और इसी वजह से कंपनी का स्टॉक एक देखो यहाँ पे मेजर ब्रेकडाउन इसमें मिल चुका है। साथ में आदित्य बिरला की जो कंपनी है जो एंटर कर चुकी है इस फील्ड के अंदर, उसने भी एशियन पेंट्स के ऊपर केस कर दिया है कि बहुत ही गलत तरीके से हमारा जो कंपटीशन है उसको टक्कर देने की कोशिश करें। वो सब चीज़ें चल रही हैं, नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, बर्जर पेंट्स के नंबर्स अच्छे हैं, इसके नंबर्स अच्छे नहीं है, कंपटीशन काफ़ी टाइट है, मैनेजमेंट के पास में कोई सॉलिड कॉमेंट्री नहीं है, स्टॉक का पैटर्न नेगेटिव है। तो अभी जब मार्केट गिरा था उसके बाद में मार्केट चला, लेकिन स्टॉक नहीं चल पाया। तो ये रीज़न होता है कि यहाँ पे आप देखोगे तो स्टॉक देखो कितना सा चला, कुछ खास तेजी यहाँ पे बनी नहीं, वापस से नीचे आ गया। तो फियरफुल मार्केट के अंदर ग्रीडी बनने वाली कंपनीज अलग होती है, ये कंपनी होती है बॉटम फिशिंग करने की, कॉन्ट्राबेट के लिए कि अभी चीज़ें सही नहीं है, आगे चल के चीज़ें सही होगी तो पैसे बनेंगे। ये बहुत लॉन्ग टर्म वाली जो सोच वाली कंपनीज होती है उसके हिसाब से इन कंपनीज को देखा जाता है। इसके बाद में डिक्सॉन को लेकर एक बड़ी खबर है जिसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी ने 50-50 का जॉइंट वेंचर कर लिया है सिग्निफाई इनोवेशन के साथ में। अब देखते हैं कल क्या इम्पैक्ट होता है स्टॉक की प्राइस में, क्योंकि न्यूज़ आई है आफ्टर मार्केट क्लोजिंग 8 बजे के आसपास की। अब जैसे इसको हम देखें तो रिजल्ट एक बार हम चेक कर लेते हैं। ईपीएस बीट 4% के साथ में, तो रिजल्ट मोर देन एक्सपेक्टेड थे। 120% का वैल्यू बेसिस पे जंप देखने को मिला। पैटर्न आप देखोगे तो ये है बुलिश पैटर्न, ठीक है, क्योंकि स्टॉक का जो चार्ट है वो अपर बॉटम के साथ में ऊपर जा रहा है, तो इस पैटर्न को हम थोड़ा सा बुलिश बोल सकते हैं। प्रीमियर एनर्जीज को लेकर एक खबर है जिसमें आप देखोगे तो सुबह आई थी इसकी खबर 10 बजे के आसपास, 3.5% के साथ में शेयर्स गिरे थे, लेकिन न्यूज़ कुछ ऐसी है कि कंपनी एक्सप्लोर करी अपॉर्चुनिटीज़ को बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो इन्वेस्टर को नहीं आई खबर, अच्छी नहीं लगी, नहीं समझ में आई खबर, ठीक है, तो उसके हिसाब से कंपनी ने परफॉर्म कर दिया। स्टॉक अभी साइडवेज परफॉर्म कर रहा है, इसके भी नंबर्स अगर हम देखें तो नंबर्स अच्छे आए हैं। ईपीएस बीट 20% के साथ में, ऐसे हम चेक कर सकते हैं नंबर्स कैसे अच्छे या बुरे हैं, और स्टॉक अभी साइडवेज में परफॉर्म कर रहा है। वैल्यूएशन को भी देखें तो लिस्टिंग हुई थी 122 के पी पर, कंपनी के रिजल्ट अच्छा आ गए तो वैल्यूएशन नीचे चली गई, कंफर्टेबल हो गई। सुपर इसकी 13-14 करोड़ के नुकसान के बाद में 200-900 करोड़ का प्रॉफिट, तो ऐसी कंपनीज को हम सुपर इसके बोलते हैं। जो भी समझदार, या हम बोल सकते हैं कि देखो समझदार इन्वेस्टर को खरीदना होगा तो बहुत कम अमाउंट के साथ में देखते हैं ऐसी कंपनीज को, बाकी रिस्क टेकर ही देखते हैं ऐसी कंपनीज को, अदरवाइज इग्नोर करते हैं।
सो अगेन दोस्तों कहना चाहूँगा किसी भी कंपनी के स्टॉक के लिए कोई भी एडवाइस नहीं है कि कोई कंपनी के स्टॉक आपको खरीदना है, बेचना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। जस्ट मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे सिखाने के हिसाब से कि कौन सी न्यूज़ किस तरह के स्टॉक्स के ऊपर प्ले करती है, कैसे इम्पैक्ट होता है। और पिछले वीडियो को भी आप देख लेना, यहाँ पे भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि कल होगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।